थोड़ा सा अब एक्साइटमेंट होना चाहिए, बिकॉज हम बीएनएसएस के चंगुल से बाहर आ चुके हैं, उस चंगुल से निकल चुके हैं और अब हम आए पार्टनरशिप पे। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ मत करना इन सब्जेक्ट्स में। ऐसे देखो, ऐसी बात है कि अगर मैं चाहूँ दस क्लासेस लगेंगी, ऑलमोस्ट 10 क्लासेस, अंडर 10 क्लासेस खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप और सोगा। ऐसा है, इन सब्जेक्ट्स को अगर मैं चाहूँ तो मैं 30 लेक्चर्स भी ले सकता हूँ, लेकिन वर्थ नहीं है। द रीजन बीइंग, सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ना है जितना रिलेवेंट है। सब्जेक्ट को उतना ही मैं पढ़ाऊंगा जितना ही रिलेवेंट है। हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, सेकंड लेक्चर होगा सोगा का। ठीक है, हम पार्टनरशिप से स्टार्ट करेंगे एंड वी वुड डिस्कस द मल्टीपल कंसेप्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। जितने भी कंसेप्ट्स हैं हम उनको ध्यान रख देंगे। आपको पता है सर, जब फर्स्ट लेक्चर होता है किसी भी सब्जेक्ट का तो वो सिर्फ कंसेप्ट्स बिल्डिंग के लिए आवश्यक है, वो सिर्फ कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ाने के लिए आवश्यक है। जहां पे भी मैं बात करता हूं विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप क्या होती है, किस तरह से काम करती है, हम एक एक प्रोविजन को समझेंगे और डिटेल में देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या पर्पज है, पार्टनरशिप का कौन से प्रोविजन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, हम समझेंगे। अगर आप टोटल सेक्शंस देखोगे तो मोर देन 70 प्लस सेक्शंस हैं इसमें, लेकिन बहुत ऐसे नहीं कि हम लोग बिल्कुल 10 क्लासेस का मतलब ये होता है कि दोज 10 लेक्चर्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द पार्टनरशिप एक्ट। हम पार्टनरशिप के कुछ कंसेप्ट समझेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या चीज है। ठीक है ना सर? ठीक है, पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है हम ये भी समझेंगे। पार्टनरशिप एट विल क्या होता है हम ये भी समझेंगे। पर्टिकुलर पार्टनरशिप्स क्या होती है, एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप क्या होती है हम ये भी समझेंगे। पहले थोड़ा से कंसेप्ट्स को ध्यान रखते हैं। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ पार्टनरशिप के लेके, उस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि पार्टनरशिप भागीदारी अधिनियम क्या है। देखो सर, ऐसा है, पहले अगर आप ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे 1872, उसमें 1 से 75 था जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल उसमें था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें था पार्टनरशिप, उसमें था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सारे प्रोविजंस थे। बाद में इन दोनों को निकाल के किया अलग और अब सिर्फ 1 से 75 बचता है और 238 तक हमारे बाकी सेक्शंस बचते हैं। प्रोविजंस इनसे निकाल लिए जा चुके हैं, ओरिजिनली ये सब थे लेकिन अब ये सब नहीं है। पार्टनरशिप होती क्या चीज है इसको एक बार थोड़ा सा समझिए। सपोज कीजिए तीन दोस्त हैं ए बी सी। इन लोगों ने एक पार्टनरशिप करी। अब पार्टनरशिप होती कैसे, क्या सर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्या सर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप भी हो सकती है? हाँ सर, दोनों हो सकती है। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगी तो उसमें थोड़ा सा फायदा रहता है। अब फायदे क्या होंगे हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप करी सपोज कीजिए इन्होंने, इनका बिजनेस था रियल एस्टेट का। किसका स्टेट बिजनेस था? रियल एस्टेट का। इन्होंने मार्केट से 2 करोड़ रुपए उठाए तीनों ने। इनकी पार्टनरशिप फर्म जो है, इनकी पार्टनरशिप फर्म ने मार्केट से 2 करोड़ रुपए उठाए। अब ऐसा हुआ, जो 3 पार्टनर थे ए बी सी, इसमें जो पार्टनर ए था ये थोड़ा सा ग्रीडी टाइप आदमी था, लालची। क्या कहते हैं? लालची। इसको लालच, हर चीज का लालच, ग्रीड इसके अंदर बहुत तेज। 2 करोड़ रुपए आता है, ये 2 करोड़ रुपए लेके रफू चक्कर हो जाता है।
पार्टनरशिप के साथ एक खूबी है, अगर आप शेयर करते हो प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट शेयर करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप लॉस भी शेयर करेंगे। पार्टनर की लायबिलिटी जो होती है, वो जो लॉस है, ये लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि सर कि 3 पार्टनर हैं तो मतलब 33% तो ए का है, 33% बी का है, 33% सी का है, ऐसा नहीं होगा सर। लॉस होगा अनलिमिटेड। जैसे ही ए भागा, बी भी कहीं इधर उधर भाग गया, पीछे बचता है सिर्फ और सिर्फ सी। सी को पकड़ लिया सर लोगों ने, तो जो मिलेगा उससे पूरा पैसा वसूला जाएगा। समझ में आई? सी ये नहीं बोल सकता कि मेरा तो यार पार्टनरशिप में उतना ही शेयर है ना जितना मेरा है। नहीं सर, अगर आप चाहते हो आपका लायबिलिटी का शेयर, आपके दायित्व का शेयर सीमित हो जाए तो उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व भागीदारी। अब सीमित दायित्व भागीदारी में आए हो, सपोज कीजिए इनकी पार्टनरशिप अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी, सीमित दायित्व भागीदारी वाली थी, तो सिर्फ 33% ही देता टोटल का। लेकिन यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जहां पर भी सी मिलेगा, सी से 2 करोड़ रुपए वसूल लिए जाएंगे सर। आप कहते हो शेयरिंग, प्रॉफिट में शेयरिंग है, लेकिन लॉस जो है, लॉस में शेयरिंग है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है पार्टनरशिप में। अरे मेरे एक गुरु कहा करते थे, वो कहते थे कि पार्टनरशिप उसी आदमी से करो जिस आदमी के साथ आपने 1 किलो नमक खाया हो। 1 किलो नमक खाने का मतलब क्या होता है? 1 किलो नमक खाने का मतलब ये होता है कि सर उस आदमी के साथ आप इतना उठे बैठे हो कि आप उस आपने एक थाली में खाना खाया है, आपने एक साथ खाना खाया है, आप जानते हो, उसके रग रग से वाकिफ हो, उसके साथ ही आपको पार्टनरशिप करने की है। अदरवाइज पार्टनरशिप मत कीजिए। पार्टनरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें जिसमें पार्टनर है या नहीं, वो इससे पता नहीं लगता कि आप प्रॉफिट को शेयर करते हो। पार्टनरशिप का पता तब लगता है, द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? एक सवाल आता है मेंस में, व्हाट इज द रियल टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप? भागीदारी के अस्तित्व का मुख्य 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 परीक्षण क्या है? ऐसा कुछ सवाल आता है, ठीक है ना सर? व्हाट इज द रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप? तो पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि आप पार्टनरशिप के अंदर वो कार्य कर रहे हैं। जैसे डायरेक्ट निकालिए प्लीज, सेक्शन 6 देखिए, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, ये आपको मिलेगी सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 निकालिए प्लीज इसका, पार्टनरशिप का। मैं आपको मैं बिल्कुल बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं आपको धीरे धीरे करके सारे प्रोविजन समझा दूंगा कि देखिए कहां पे कौन सा प्रोविजन दिया हुआ है। सेक्शन 6 देखिए एक बार, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। इसका नाम क्या है? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। देखिए दोबारा सुनिए सर, पार्टनरशिप की पहचान इससे नहीं होती कि आप प्रॉफिट शेयर करते हो। पार्टनरशिप की पहचान होती है कि क्या जब लॉस सफर होता है, क्या आप साथ खड़े रहते हो। समझ नहीं? क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग लिमिटेड हो सकती है, लेकिन लायबिलिटी अनलिमिटेड है। मतलब जो इसका दायित्व है वो असीमित है। आपको अगर पकड़ लिया, 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर पैसा खा के भाग गया, 2 पार्टनर पैसा खा के भाग गए, तो जो मिलेगा उसी से पैसा वसूल लेंगे। सेक्शन 6 देखिए आप, सेक्शन 6 क्या कहता है? इन द डिटरमाइनिंग वेदर ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट ए फर्म, वेदर ए पर्सन इज नॉट ए फर्म और नॉट ए पार्टनर इन द फर्म, रिगार्ड शैल बी हैड द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। पक्षकारों के मध्य वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा। वास्तविक संबंध का ध्यान रखा जाएगा। अब इसने डिस्क्राइब नहीं किया कि वास्तविक संबंध होता क्या चीज है। एज शोन बाय द ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। भाई जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ भाई इनकी पार्टनरशिप ये नहीं है। मतलब ये सब तभी बता सकते हैं जब सारे सुसंगत तथ्यों को हम साथ में एक बार देखें। सारे सुसंगत तथ्य क्या होते हैं इसको एक बार समझिए। मैं आपको सेक्शन 6 पढ़ा नहीं रहा, मैं सिर्फ एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये एक्ट है क्या, उसको पढ़ना कैसे है। तुमको पता हो कि पार्टनरशिप क्या है, तो तुमको पता है कि यार पढ़ना कैसे और करना कैसे। इट वुड बी मच इजियर फॉर यू। लिखवाने में तो मैं 7 दिन में खत्म करवा दूंगा इस सेट को। मेरे को बहुत डिटेल में नहीं जाना है सेट के अंदर, क्योंकि आरजीएस उतनी डिमांड नहीं है, नहीं जीजीएस में इतनी डिमांड में आता है, नहीं बाकी अदर स्टेट्स में इतना डिमांड में आता है। ये अच्छा खासा पूछा जाता है बिहार में,
बिहार में मर्केंटाइल लॉ का एक पेपर होता है, उसमें ये सब्जेक्ट है, तो बिहार अपने लिए, मुझे लगता है बिहार यहाँ से कोई अपेयर करता है अपने यहाँ से। अब सुनिए बात, ऐसी बात है सर, जैसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, मैं आपको वापस वही एग्जांपल पे ले आता हूं अपने। सर 3 पार्टनर थे, ए बी सी, इनकी लायबिलिटी, इन्होंने 2 करोड़ रुपए उठाए मार्केट से, इस पार्टनरशिप फर्म ने 2 करोड़ रुपए मार्केट से उठाया। इनका रियल एस्टेट का बिजनेस था, लेकिन जैसे 2 करोड़ रुपए इनको मार्केट से मिला, मार्केट मतलब बैंक से मिला, जैसे 2 करोड़ रुपए मिला, ए को आ गया लालच, ए था ग्रीडी आदमी, ए भाग गया, बी भी देख के भाग गया, और बचा पीछे सी। अब सी जो मिला, सी से ही 2 करोड़ रुपए वसूल लिया जाएगा। पहली बात समझिए, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे, और अगर लॉस होगा तो लॉस शेयर नहीं होता है, लॉस होता है अनलिमिटेड, जो मिलेगा उसको भुगतना पड़ेगा। पार्टनरशिप की लायबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है? को एक्सटेंसिव होती है। अब को एक्सटेंसिव का मतलब मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्या होती है को एक्सटेंसिव का मतलब, ठीक है ना। ये बाकी सह अस्तित्व में रहती है, मतलब को एक्सटेंसिव मतलब कि इसकी लायबिलिटी सह अस्तित्व में होती है बाकी लोगों के साथ में, ठीक है सर। अगर सी चाहता है कि मेरी सिर्फ 33% की लायबिलिटी हो, तो इसको एंटर करना पड़ेगा एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व भागीदारी। अगर सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है, तो अभी मैं पार्टनरशिप के प्रकार ही बताऊंगा कि कौन कौन से पार्टनरशिप के टाइप होते हैं, किस किस लायबिलिटी हमको डील करना है। एक एलएलपी का अलग से एक्ट आता है, इसमें नहीं आता, तो इसलिए एलएलपी हमें नहीं पढ़ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक अलग से एक्ट है, वो हमें नहीं पढ़ना, तो सिंपल सी बात है, उसको हम लोग नहीं छेड़ रहे अभी। लेकिन बात ये समझिए, इसके सेक्शन 6 में आइए वापस, सेक्शन 6 में आइए, सेक्शन 6 में अब इस एग्जांपल को ध्यान में रखिए और सेक्शन 6 को पढ़िए। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और द ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय द पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर। हिंदी में पढ़िए, संपत्ति से उद्भूत लाभों या कुल प्रत्यागमों का उस संपत्ति में संयुक्त सामान्य हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अंश पाना स्वयं ऐसे व्यक्तियों को भागीदार नहीं बना देता। मतलब अगर सिर्फ आप प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार डेट यू आर ए पार्टनर। समझिए बात, ये बात समझिए, स्पष्टीकरण एक स्पष्ट बोलता है, आप पार्टनर हो या नहीं, आपको सारे फैक्ट्स देखने पड़ेंगे। सारे फैक्ट्स का क्या मतलब होता है? जैसे मैंने एग्जांपल है रियल एस्टेट वाला, ठीक है सर। अब रियल एस्टेट का एग्जांपल लिया, तो इन लोगों ने पार्टनरशिप जब बनाई थी, तो पार्टनरशिप करते टाइम इन्होंने एक एमओयू किया था, मेमोरेंडम एग्रीमेंट किया, ठीक है ना। इन्होंने एक एमओयू किया, इन्होंने हर एक पार्टनर की लायबिलिटी फिक्स करी कि भाई ए, अभी इनका रियल एस्टेट, इनका कौन सा बिजनेस था? रियल एस्टेट का बिजनेस है, बिल्डिंग बनाने का बिजनेस है। तो एक ए ने बोला, हो सकता है ना कि इनके बीच में ए बोलता हो कि यार सारी बिल्डिंग मटेरियल में देखूंगा। कौन देखूंगा? बिल्डिंग मटेरियल, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में देखूंगा। क्या पता बी ने बोला हो कि लैंड जितने की पड़ेगी वो मैं देखूंगा, और सी ने बोला हो कि सेल का मैं देखूंगा। मतलब ये तीनों बिल्डिंग बनाते हैं, ए बी सी क्या करते हैं, एक बिल्डर हैं ये तीनों, रियल एस्टेट में काम करते हैं, एक बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। तो क्या पता है इनके जो कागज बनाओ, इनके बीच में इन्होंने लायबिलिटी फिक्स करी उस कागज में। तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या अदर फैक्ट्स क्या हैं, अन्य तथ्य क्या हैं। अगर तीनों के साइन है उसमें, ए का काम है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का, बी का काम है जमीन वमीन खरीदने का, सी का काम है बिल्डिंग जब बन जाएगी तो सेल का जितना भी काम है वो सी का काम है। तो ये तीनों अगर पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में आपको सारे फैक्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहली बात समझ में आई? बताइए मुझे, ठीक है ना सर। आप हमेशा ये देखिए कि कोई फर्म पार्टनरशिप की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही, तो इसका पता लगता है सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में क्या रिलेवेंट फैक्ट्स है जो उनको पार्टनर बनाते हैं। आप ये कहते हो कि सर मैं तो प्रॉफिट शेयर करता था, आज सपोज कीजिए मेरे पास रिलायंस के शेयर है, और रिलायंस का कैपिटल मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मेरी शेयरिंग में भी बढ़ोतरी होगी। आज मैंने रिलायंस का शेयर मान लीजिए 100 रुपए में खरीदा, और साल भर बाद वही शेयर 130 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है रिलायंस से। तो ये थोड़ी कहूंगा कि मैं, मेरा प्रॉफिट में शेयर है तो मैं उनका पार्टनर हूं। क्या मैं बोल सकता हूं कि मैं रिलायंस का पार्टनर हूं? नहीं, आई एम ए शेयर होल्डर, मैं पार्टनर नहीं हूं। प्रॉफिट कभी भी नहीं देखा जाता जब कभी भी आपको पार्टनरशिप में आना होता है। तुम ये सोचो कि सिर्फ मैं प्रॉफिट लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये अभ्युत्थान लो पेड में हो सकता है इसमें 2-3 पार्टनर हो, और जितनी भी फीस आती है हर महीने की, जरूरी है कि मैं किसी कोई मेरा पार्टनर हो। पार्टनरशिप का पता तब लगता है व्हेन यू आर स्टैंड बाय योर पार्टनरशिप फर्म। लॉस के टाइम पे, लॉस के समय आप जब खड़े हो तब पता लगता है कि हाँ भाई आप पार्टनर है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट पे तो सभी आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, द रिसीव्ड बाय अ पर्सन शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए पेमेंट कंटीजेंट अपॉन द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अ बिजनेस डज नॉट itself make a partner with the persons carrying on the business।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर आपने जितना भी लॉस, जितना भी प्रॉफिट कमाया है किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के लाभों में से किसी अंश या कारोबार के लाभ उपार्जित होने पर समाश्रित या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने के किस संदेह की प्राप्ति स्वयं में उस कारोबार को चलाने के लिए भागीदार नहीं बना देती। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज क्या है, ये चीज पार्टनरशिप है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, इसमें 4 प्रोविजन हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए बाय ए लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज अबाउट एंगेज इन एनी बिजनेस। सपोज कीजिए मैं बहुत फाइनेंसर हूं, मैं क्या हूं, फाइनेंस करता हूं लोगों को पैसा। अब आप आए मेरे पास कि सर मेरे को मैं एक बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, आप प्लीज मुझे कुछ पैसा प्रोवाइड करें, ठीक है ना, मेरे को फायदा होगा तो मैं आपको रिटर्न भी अच्छा दूंगा। मैंने आपको पैसा दिया तो मैं उससे पार्टनर आपका नहीं बन गया। पहला पॉइंट देखिए, ऐसे व्यक्तियों को धन उधार देने वाले किसी कारोबार में लगे हुए या लगने ही वाले हों, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपका पार्टनर हूं। बात समझ में आई? मैंने आपको पैसा उधार दिया कि देखो पैसा उधार दे रहा हूं, प्रॉफिट होता है ना कि मूवी बनाते हैं आजकल अक्षय कुमार वगैरह, तो क्या बोलते हैं कि मूवी चल गई तो उसका इतना % मेरा भी शेयर रहेगा, नहीं बोलते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर है, ये पार्टनरशिप नहीं है सर। दूसरा देखिए, भाई सर्वेंट और एजेंट एंड रेम्यूनरेशन, मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं तो पार्टनरशिप थोड़ी हुआ। आज अमित और प्रवीण को मैं सैलरी देता हूं महीने की, तो वो क्या मेरे पार्टनर है क्या? क्या मैं बादल जी को सैलरी देता हूं, क्या वो मेरे पार्टनर हो गए क्या? बाय द विडो चाइल्ड ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर एज एनएलटी, मतलब ऐसा है सर, ऐसा है। एन्युटी मतलब होता है, अगर मैं एन्युटी की बात करता हूं, एन्युटी क्या होता है वो समझिए सर। ऐसा है, समझने की कोशिश करना। तीसरा पॉइंट समझिए, मान लीजिए ए और बी सी 3 लोग थे, ठीक है, इसकी डेथ हो गई सर कुछ टाइम बाद, ठीक है, डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, जो 2 पार्टनर हैं, ये 2 पार्टनर मिलके इसकी जो वाइफ है, ये इसका जो सन है, जो इसका बेटा है, हम इसको हर महीने जो भी प्रॉफिट होता है उसका हम लोग चुपचाप पहुंचा देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि इसकी वाइफ और इसका बेटा पार्टनर बन गए। बात समझ में आई? इन लोगों का प्रॉफिट में शेयर होगा लेकिन इनका लॉस में कोई शेयर नहीं होगा। मतलब तुम समझ लो, माइनर जो होता है उसका प्रॉफिट में शेयर होता है, लॉस में शेयर नहीं होता। अब तुम सेक्शन 27 28 पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में, तो समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, by a previous owner or part owner of the business as consideration for the sale of the goodwill or share thereof। सपोज कीजिए आज मेरी एक दुकान है जयपुर में, सपोज कीजिए अभिथान लॉ अकेडमी नहीं, सपोज कीजिए मेरी एक शॉप है, मेरी एक शॉप है, इसका नाम है जोधपुर मिष्ठान भंडार, ठीक है। अब कल को मैं जोधपुर मिष्ठान भंडार आपको बेच के जा रहा हूं और मैंने कह दिया कि देखो जोधपुर का नाम इतना बड़ा है, जोधपुर मिष्ठान भंडार का नाम इतना बड़ा है, खोल लोगे तो चलेगी ऑटोमेटिकली, कोई डाउट ही नहीं है इसके ऊपर। मैं जो गुडविल आपको देके जा रहा हूं उसका मतलब ये थोड़ी कहूंगा मैं आपको कि भाई मेरे को शेयर दो अपना, मैं पार्टनर हूं आपका। समझ में आई? आप जो मेरे को गुडविल के नाम पर शेयर दे रहे हो, जैसे मान लीजिए फ्रेंचाइजी ली मैंने, डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज ली मैंने, 50 लाख की फ्रेंचाइजी पड़ी मेरे को डोमिनोज की। अब डोमिनोज को जो मैं शेयर देता हूं बिजनेस के अंदर, तो क्या डोमिनोज का पार्टनर हूं मैं? डोमिनोज का फ्रेंचाइजीज मैंने ली है। आप समझिए कि कोई भी मॉडल जो प्रॉफिट शेयर करता है वो पार्टनर नहीं है। समझ में आई? कोई भी मॉडल जो प्रॉफिट शेयर करता है वो पार्टनर नहीं है। अब आगे वाले जो सेक्शंस हैं वो सब बताते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे होती है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है। तो पार्टनरशिप का क्या है ना सर, भागीदारी जो होती है ना वो अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए अलग अलग तरह की पार्टनरशिप दी हुई है। पार्टनरशिप एट विल अगर आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं इच्छाधीन भागीदारी। क्या बोलते हैं इसे? इच्छाधीन भागीदारी में क्या होता है सर कि सर एक ऐसा है सर, पार्टनर लोगों ने कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया है कि हमको कितनी लंबी पार्टनरशिप चलानी है। सपोज कीजिए उसमें इन्होंने क्लोज डाल दिया कि जब इच्छा करेगी हम इस पार्टनरशिप से बाहर आ जाएंगे। आज एक ऑलमोस्ट सारी पार्टनरशिप आजकल पार्टनरशिप बिल में बनने लगी है। इसमें क्या होता है सर, पार्टनरिंग में एंटर हुए, उसमें ये नहीं कि कितने समय के लिए पार्टनर रहेंगे,
या किसी, ऐसा नहीं है कि सर ये बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, सपोज कीजिए एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट लिया है आपने और आप 3 पार्टनर हो जिनको ये बिल्डिंग तैयार करनी है, तो आप वो पार्टनरशिप वो नहीं है कि इस बिल्डिंग तब तक तैयार नहीं होगी तब तक हम तीनों पार्टनर रहेंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब जिसकी इच्छा हो वो छोड़ के जा सकता है, इसमें कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। याद कीजिए, याद कीजिए, इन द एसआरए, इन द एसआरए में हमने सेक्शन 14 पढ़ा था। सेक्शन 14 में वो था कि जहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिटर्मिनेबल है ना, अवधारणीय प्रकृति का है। याद आ रहा है थोड़ा सा आपको, कुछ धूल उड़ाओ ऐसे सर से पूरी। उसमें एग्जांपल लिखाया था मैंने आपको पार्टनरशिप एट विल, कि कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा अगर पार्टनरशिप एट विल है तो। अगर इच्छाधीन भागीदारी है तो न्यायालय क्या नहीं करेगा, न्यायालय क्या नहीं करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट नहीं करेगा। मतलब इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा का विंदिस पालन में नहीं दिया जाता, क्योंकि ये डिटर्मिनेबल प्रकृति की है। सपोज कीजिए कोर्ट ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दिया और पार्टनरशिप एट विल बनी हुई थी, कल को पार्टनर बोल दे कि नहीं करनी पार्टनरशिप, जाओ कर ले जो करना है, तो कोर्ट अपना टाइम क्यों खराब करेगा इसके पीछे। मतलब पार्टनर्स के पीछे कोई समय फिक्स नहीं है उनका, कितने समय तक वो पार्टनर है। बात समझ में आ रही है आपको? कहने का मतलब क्या है कि तुम पार्टनर कब तक हो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी जब इच्छा है तुम भाग जाओगे। तुमने कह दिया देखो मैं हूं आजाद पंछी, जब तक तेरे साथ मेरा ट्यूनिंग बैठ रही है, जिस दिन मेरे से तू मैं बहसबाजी हुई या हमारे विचारों में मतभेद हुआ, मैं निकल जाऊंगा पार्टनरशिप से। आपने घुसते एक ही बात बोली, देख मैं हूं मेहनती आदमी, काम करने वाला आदमी, लेकिन मेरा विचार अगर तुझसे मिले नहीं और मेरा थोड़े तेरे से हो गए तू मैं, तो मैं निकल जाऊंगा भाई तेरी पार्टनरशिप से। अपनी पार्टनरशिप को गंगा में बहा, मेरे को नहीं करनी पार्टनरशिप तेरे साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है कि क्या होता है पार्टनरशिप एट विल? थोड़ा और पढ़ाऊंगा जब इसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना, केसेस भी बताऊंगा। अरे ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ तो रिप्लाई चाहिए मुझे आप लोगों से, वरना पार्टनरशिप एक्ट कंसेप्चुअल एक्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट, तुमको समझ में आएगा तो मजा आएगा। अरे पार्टनरशिप एक्ट मैं भी 3-4 साल बाद ही पढ़ रहा हूँ। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था इसको मॉर्निंग में, तो मैं भी 3-4 साल बाद ऐसे धूल उड़ा रहा था पूरी, हाँ यार ये सब पढ़ा था। एक टाइम पे टिप्स पे थे, क्योंकि आरजेएस में सिलेबस भी नहीं है 2017 के बाद से, तो ये तो नया ऐड हुआ है। तो अरे ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई करो, थोड़ा सा कष्ट दो शरीर को। शरीर को कष्ट देना पड़ेगा ना। थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आने तो, और क्या, कितना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया तो थोड़ा थोड़ा तो आएगा क्या पूरा थोड़ी आएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं विशिष्ट। अरे सर ये है सेक्शन 7 और ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है सेक्शन 8। इसको बोलते हैं विशिष्ट भागीदारी। क्या बोलते हैं इसे? विशिष्ट भागीदारी होती है किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए। आप देखिए इसमें पढ़िए, सिंपल सी एक लाइन सर, इजी एक्ट। अभी मैंने बोला ना आपको, सर मान लीजिए बिल्डर ने बोला कि हमको एक बिल्डिंग बनानी है, तब तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। मतलब हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, अरे तुम्हारा अपार्टमेंट सोसाइटी का जो भी नाम हो, ये प्रोजेक्ट तैयार करने तक हमारी पार्टनरशिप है, उसके बाद फिर ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। मतलब इसका मतलब हो गया कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाउंड कर रहा है तो पार्टनरशिप छोड़ नहीं सकता। समझ में आ रही क्या है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में दूसरा पार्टी बाउंड कर सकता है कि तू छोड़ नहीं सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलता है इसके अंदर। इसमें क्या मिलता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डिटर्मिनेबल नेचर का नहीं है, ये अवधारणीय प्रकृति के नहीं है। तो इस अब समझ में आया यहाँ पे क्यों मिलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? पार्टनरशिप के लिए मिलता है, लेकिन पार्टनरशिप एट विल पे नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ये तो ऑफलाइन पढ़ते तुम लोग सब्जेक्ट, तो ऑफलाइन वाला सब्जेक्ट है ना, कोई बात नहीं। अगला सब्जेक्ट, अगला देखिए, अगला है सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जैसे हमने एग्जांपल दिया ना, 2 करोड़ रुपए, ए भाग गया, बी भी भाग गया पैसा लेके, तो सी मिलेगा तो सी से 2 करोड़ रुपए वसूल लेंगे। लेकिन अगर इसने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप की होती, देयर इज ए सेपरेट अधिनियम, मतलब एक अलग से अधिनियम है, एक अलग से लॉ बना रखा है इन्होंने, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 का एक एक्ट है। उसमें अगर आपने करी होती ना सर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, सीमित भागीदारी अधिनियम 2008 में अगर होते, तो आप अपनी लाइबिलिटी को रिस्ट्रेन भी कर सकते हो। मतलब ये नहीं कह रहा कि अब जो लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया कि जो मिल गया उसी से पूरा पैसा वसूल लेंगे, दिस इज द पार्टनरशिप ना,
क्योंकि पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो उस पर निर्भर करती है। पार्टनर की लायबिलिटी किस पर निर्भर करती है सर? इसी चीज पर निर्भर करती है। आपको प्रोविजन दिखाता हूं मैं। तो थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल समझ में आया आपको? ठीक है, लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हेडिंग डाले ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय भागीदारी अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, enforced on 1 अक्टूबर 1932, अधिनियम लागू किया गया, अधिनियम लागू किया गया, अधिनियम लागू किया गया 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932, इनेक्टेड ऑन, राष्ट्रपति, इसमें लिखिए, मंजूरी प्रदान की गई, अधिनियम को मंजूरी प्रदान की गई 8 अप्रैल 1932, 8 अप्रैल 1932। एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए नीचे स्टार लगा के, एक लाइन लिखिए स्टार लगा के। सेक्शन 69, सेक्शन 69 enforced on 1 अक्टूबर 1933, धारा 69, धारा 69, धारा 69 को 1 अक्टूबर 1933 के दिन प्रवृत्त किया गया, 1 अक्टूबर 1932 के दिन प्रवृत्त किया गया, प्रवृत्त किया गया। ठीक है, डेफिनेशन क्लोज में आइए 2A, 2A, डेफिनेशन क्लोज में आइए 2A, सेक्शन 2A लिखिए, एक्ट ऑफ फर्म, एक्ट ऑफ फर्म, फर्म का कार्य, फर्म का कार्य लिखिए, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन, means any act or omission which is done by the partners, which is done by the partners, which is done by the partners, लिखिए, ऐसे कार्य या लोप, ऐसे कार्य या लोप जो कि भागीदार किए गए, जो कि भागीदार द्वारा किए गए हैं, जो कि भागीदार द्वारा किए गए हैं, जो कि भागीदार द्वारा किए गए हैं, by which, by which, by which, by which it gives rise to a right, by which it gives rise to a right, it gives rise to a right, enforceable, enforceable, by which it gives right, rise to a right, enforceable, enforceable by or against the firm, by or against the firm, जिससे, जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध, जिससे फर्म के द्वारा या विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है, प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है, प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है, उद्भूत होता है। कहने का मतलब क्या है सर, ये समझिए, सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं,
इनकी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर कि कोई भी पार्टनर काम कर रहा है, कोई भी पार्टनर जो है सर उसने कोई भी एक्ट किया है या फिर ओमिशन किया है। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि एक्ट और ओमिशन में क्या अंतर है, ठीक है ना सर। कार्य किस कोई भी भागीदार जो कोई कार्य करता है, कोई लोप करता है, जब कभी भी कोई एक्ट और ओमिशन किया है किसी पार्टनर ने और जिसकी वजह से फर्म के अगेंस्ट या फर्म के फेवर में कोई राइट क्रिएट होता है। जैसे इस पार्टनर ने बिजनेस डीलिंग के अंदर किसी को 5 लाख रुपए या तो दिए हैं या फिर लिए। किसके लिए? पार्टनरशिप फर्म के लिए 5 लाख रुपए या तो किसी को दिए या फिर लिए। तो इससे पार्टनरशिप इसके जो फर्म है उसके अगेंस्ट या फिर फेवर में कोई भी राइट, कोई भी इन्फोर्सेबल राइट जो कि बाई फर्म हो या अगेंस्ट फर्म हो, जो इन्फोर्सेबल किया जा सकता है, जो प्रवर्तन में लाया जा सकता है। अरे सर पार्टनरशिप ने फर्म ने किसी को 5 लाख रुपए दिए तो फर्म केस कर सकती है ना अपने नाम पे। या फिर फर्म ने 5 लाख रुपए लिए, ए ने लिए बोला कि मैं फर्म से आया हूं 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए जैसे मान लीजिए बैंक से लोन ले लिया, ए ने साइन करके, उसमें पार्टनर था तो साइन कर दिया उसने। अब ये जो पैसे उसने लिए तो मतलब फर्म के अगेंस्ट या फर्म के द्वारा भी कोई अधिकार को प्रवर्तन कराया जा सकता है, मतलब कोई भी राइट इनफोर्स कराया जा सकता है बाई और अगेंस्ट फर्म। मतलब सिंपल डेफिनेशन है सर, रटने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सी डेफिनेशन है। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो किसी पार्टनर ने किया है जिसके थ्रू किसी भी राइट को बाई और अगेंस्ट फर्म इनफोर्स किया जा सकता है। आसान? अरे समझ में आया कि क्या होता है एक्ट ऑफ फर्म? एक्ट ऑफ फर्म मतलब ये कि पार्टनर अपने बिहाफ पर जो काम कर रहा है, मतलब फर्म के बिहाफ पर कोई भी काम कर रहा है, या तो पैसे ले रहा है या पैसे दे रहा है, तो मतलब तो सिंपल सा बात ये है कि पार्टनरशिप फर्म के बाई या अगेंस्ट में कोई भी अगर राइट इनफोर्स होता है, या तो उसके फेवर में या फिर उसके विरुद्ध में कोई भी अगर अधिकार उत्पन्न होता है जिसका प्रवर्तन कराया जा सकता है। अधिक सर इनफोर्स उन्हीं राइट को कराएंगे जहां पर कोज ऑफ एक्शन राइज हो। लीगल राइट होना चाहिए, उसी को आप करा सकते हो। अगर कोई लीगल राइट नहीं है, सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्ट के सारे प्रिंसिपल लगेंगे यहां पर। सपोज कीजिए मैंने एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के लिए काम दिया था पार्टनरशिप फर्म को। सपोज कीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, मैंने पार्टनरशिप फर्म को बोला, सपोज कीजिए जो पार्टनरशिप फर्म है ये टैक्स में काम करती है, ये टैक्स में छूट देने का काम करती है, ठीक है ना। ये टैक्सेशन फर्म है। कौन सी फर्म है? टैक्सेशन फर्म। मतलब लोगों को बताती है कि टैक्स तुम्हारा कहां का बचेगा। अब सपोज कीजिए जो टैक्सेशन फर्म है ये कोई इलीगल तरीका बताती है जो कि बैन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। मतलब अंदर की कोई सूचना ला तुम्हें लाके देती है ये टैक्सेशन फर्म। ये कहती है कि अभी टैक्स मत दो, अंदर की खबर है तुम्हारा टैक्स बच जाएगा, 2 महीने तक टैक्स का डिफॉल्ट करो, फिर सरकार वैसे भी टैक्स माफ करने वाली है। ये इलीगल है इंडिया में। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अनलॉफुल राइट, मतलब ऐसा है कोई भी ऐसा करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध है। हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कोई भी अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अगर है तो वो सर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता। सेक्शन 10 बोलता है इसको कॉन्ट्रैक्ट का, वो बोलता है सर अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन जब भी इंक्लूड होगा तो आप उसको इन्फोर्स प्रवर्तन नहीं करा सकते। तो कहने का मतलब ये समझिए सर कि आप केवल उन्हीं राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं, केवल आप उन अधिकारों को प्रवर्तन करा सकते हैं जो कि 1 से 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ऐसा कोई भी विधि विरुद्ध कोई काम हुआ, प्रतिफल हुआ, आप नहीं करवाएंगे। फ्रॉड के साथ कोई काम किया है आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। बात समझ में? सारे डिफेंसेस जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं, सारे जो प्रतिरक्षा जो भारतीय संविधा अधिनियम में दी हुई है, वो सारे डिफेंसेस पार्टनरशिप के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे एसआरए में पढ़ा अपन ने कि सर सारे डिफेंसेस जो वहां है वो सारे डिफेंसेस यहाँ पे भी लगेंगे, जो प्रतिरक्षा वहां है जो सारी प्रतिरक्षा यहाँ पे भी लगेगी। सेम सिचुएशन है सर, सेम, क्योंकि ये सारे एक्ट उसी के निकले हुए हैं। ठीक है सर, आगे लिखिए प्लीज थोड़ा सा ना, और डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखिए, प्री के लिए सवाल आता है। बिजनेस इंक्लूड्स कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार उपजीविका और वृत्ति आती है। कारोबार के अंतर्गत हर व्यापार उपजीविका और वृत्ति आती है। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, लिखिए थर्ड पार्टी, लिखिए नीचे थर्ड पार्टी लिखिए 2D थर्ड पार्टी पर व्यक्ति, उसमें लिखेंगे प्लीज
थर्ड पार्टी इक्वल टू, थर्ड पार्टी के आगे बराबर करके लिख देना, थर्ड पार्टी इक्वल टू पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म, पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म, पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म, पर्सन हु इज नॉट ए पार्टनर इन द फर्म, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति जो फर्म में भागीदार नहीं है, वह व्यक्ति जो फर्म में भागीदार नहीं है। नेक्स्ट लिखिए 2E, 2E लिखिए 2E, 2E में लिखना words have the same meaning as per Indian Contract Act, words have same meaning as per Indian Contract Act, words have same meaning as per Indian Contract Act। देखिए शब्दों के, शब्दों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय संविधा अधिनियम में है, वही अर्थ होंगे जो भारतीय संविधा अधिनियम में है, जो भारतीय संविधा अधिनियम में है। जैसे सेक्शन 10 देखेंगे प्लीज, एक बार आप सेक्शन 10 देखेंगे, सेक्शन 10 प्लीज एक बार सेक्शन 10 निकालिए। सेक्शन 10 में फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कौन शब्द का इस्तेमाल किया गया है सर? अगर सेक्शन 10 देखेंगे तो सेक्शन 10 में दे यूज वर्ड फ्रॉड। इस फ्रॉड का मतलब वही है जो कि सेक्शन 17 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। शब्द जो यहाँ पर इस्तेमाल किए लेकिन परिभाषित नहीं है, मतलब वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मतलब लेना है आपको, ठीक है ना सर? क्योंकि ये याद रखिए कि ये सारे एक्ट जो है ना सर, ये सारे एक्ट दे आर ओरिजिनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात समझ में आई? पहले मेरे को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना सारे ही है, ठीक है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप ये मत समझना सर कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल ही डब्बा की गोल हो जाता है, सुनने की कोशिश करो, ठीक है ना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आएगा, 7-8 क्लासेस की बात है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट अभी स्टार्ट कर दे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाता, क्योंकि बीच में 5-7 दिन 10 दिन मेरी क्लास नहीं, उसमें फिर छोटा माइनर की क्लास में लगाऊंगा, तो इस वजह से कभी कभी मेरी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पर ये समझ लो कॉन्ट्रैक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा, और ये 12 अक्टूबर के बाद स्टार्ट कर देंगे, 13 अक्टूबर से कॉन्ट्रैक्ट है आपका पॉजिटिवली, ठीक है सर? अगला लिखिए सेक्शन, अगला लिखिए सेक्शन 3, सेक्शन 3 इसमें लिखिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शेल अप्लाई, सेक्शन 3 में लिखना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट शेल अप्लाई, शेल अप्लाई shall apply wherever there is, wherever there is inconsistency, wherever there is inconsistency with this provision, with this act, with this act, wherever there is inconsistency with this act। लिखिए भारतीय संविधा अधिनियम, भारतीय संविधा अधिनियम, भारतीय संविधा अधिनियम वहां लागू होगा, वहां लागू होगा जहां, 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 जहां अधिनियम, जहां अधिनियम के प्रावधान भी संगत हैं, जहां अधिनियम के प्रावधान भी संगत है, जहां अधिनियम के प्रावधान भी संगत है। ऐसा है सर कि सपोज कीजिए कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है सर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ऐसे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और इसमें अगर झगड़ा होगा तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही जीतेगा, ठीक है ना सर? कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जीतेगा, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सुपरसीड करेगा। टेक्निकल बात याद याद रखिएगा इस एक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा, संविधा अधिनियम लागू होगी। नेक्स्ट सेक्शन लिखिए चैप्टर 2, चैप्टर 2 लिखिए द नेचर ऑफ पार्टनरशिप, द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन है इसमें सर बहुत सारी, क्या है इसमें? डेफिनेशन है, तो हेडिंग डाल लीजिए भागीदारी की प्रकृति में, हेडिंग डाल लीजिए भागीदारी, भागीदारी, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इसमें लिखिए। पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है, इसको यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है कि पार्टनरशिप होता क्या है। लिखिए इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस, इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्संस, इट इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed, who have agreed to share the profit of business, who have agreed to share, to share the profit of a business, the profit of a business, the profit of a business, profit of business
carried on by all, carried on by all, or any of them, 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 acting for all, any of them acting for all. लिखिए भागीदारी की परिभाषा लिखिए, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध, उन व्यक्तियों के बीच का संबंध जिन्होंने 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 कारोबार के लाभों में, जिन्होंने कारोबार के लाभों में अंश अंश पाने के लिए करार किया है, जिन्होंने कारोबार के लाभों में अंश पाने के लिए करार किया है, अंश पाने के लिए करार किया है, जो उन सबके द्वारा, जो उन सबके द्वारा, जो उन सबके द्वारा या उनमें से किन्हीं, या उनमें से किन्हीं, या उनमें से किन्हीं, या किसी के द्वारा, किसी के द्वारा, या किसी के द्वारा जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है, जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है, जो उन सबकी ओर से कार्य कर रहा है, चलाया जाता है। डेफिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके वर्ड टू वर्ड याद करने, मतलब ये डेफिनेशन ऐसी है सर, इसको बिल्कुल भी ना आपसे सब डेफिनेशन आ सकती है, हु इज द पार्टनर, तो पार्टनर में डेफिनेशन जो है इसकी वो बिल्कुल याद रखिएगा। मैं इसका भी केस क्लोज भी लिखाऊंगा। देखिए सर क्या डेफिनेशन बोल रही है, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, समझ में तभी आएगा, ठीक है सर। ये बोल रहा है कि एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, और पर्सन्स का रिलेशन है वो किस चीज के लिए एग्री हुए हैं कि भाई कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, बिजनेस जो भी कैरिड ऑन होता है। अभी जो बिजनेस है, ये बिजनेस ऐसा हो सकता है, मान लीजिए 3 लोग हैं, ए बी सी, इन लोगों ने एग्री किया है, इन लोगों ने क्या किया है, एग्री किया है। यहाँ पे एग्री का वही मतलब है, यहाँ पर वही मतलब है जो कि करार का है। एग्रीमेंट जो होता है, करार जो होता है वही है सर, यहाँ पर उसी का मतलब है कि इनके बीच में करार हुआ है। अब ये लाइन जो है लास्ट वाली, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल, ये 3 शब्द है यहाँ पर, कैरिड ऑन बाय ऑल फर्स्ट, एनी ऑफ देम तीसरा है, एक्टिंग फॉर ऑल। तीनों का मतलब समझिए, पहला समझिए कैरिड बाय ऑन ऑल, मतलब तीनों मिलके ही इस फर्म को चलाते हैं। पहला तो क्या है, तीनों मिलके इस फर्म को चलाते हैं। दूसरा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब इसमें ऐसा है कि सर कोई भी एक चलाता है, कोई भी एक चलाता है, लेकिन एक किसके लिए चलाता है, सबके लिए चलाता है। ये हो सकता है ना सर, इसको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हो, यार हम इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, तेरे को 10-15,000 रुपए हम एक्स्ट्रा देंगे, जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 10-15,000 रुपए तेरे को एक्स्ट्रा ही मिलेगा, क्योंकि तू हमारे बिहाफ पर सारा काम देखता है। बात समझ में आई? वो भी एक तरह से पार्टनरशिप ही है। पार्टनरशिप के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस पेक्युलिटीज ऑफ पार्टनरशिप। देखिए जनरल प्रिंसिपल्स तो कॉन्ट्रैक्ट के लागू होते हैं पार्टनरशिप में। दूसरी बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी, जब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप के लिए, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले एग्री हो, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट के लिए आप एग्री हो। दूसरी बात ये कि आप या तो सारे उस बिजनेस को कैरी करते हो, सारे उस बिजनेस को कैरी कर रहे हो, या फिर एनी ऑफ देम कर रहा है, या फिर कोई भी एक कर रहा है जो कि सबके बिहाफ पर काम कर रहा है। डेफिनेशंस, ये वर्ड्स बहुत रिलेवेंट है, इन वर्ड्स को बिल्कुल आप स्किप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द सिंगल वर्ड। बात समझ में आई? रटाने की कोशिश नहीं कर रहा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझ जाओगे तो काम आसान होगा इसमें। बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए प्लीज, पार्टनर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए पार्टनर्स की। The persons who have entered into partnership, the persons who have entered into partnership, वे व्यक्ति जिन्होंने, भागीदार की डेफिनेशन लिखिए, वे व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, वह व्यक्ति जिन्होंने एक दूसरे से भागीदारी कर ली है, भागीदार कहलाएंगे। एक दूसरे से भागीदारी कर लिए, भागीदार कहलाएंगे। Persons who have entered into partnership with one another, with one another, with one another are called individually partners, are called individually partners, are called individually partners। यहाँ जो शब्द है ना, who have entered into partnership, entered into partnership का वही मतलब है जो हमने कहाँ पढ़ा अभी। entered into partnership का क्या मतलब है, इसका वही मतलब है जो हमने यहाँ पढ़ा।
कि वो व्यक्ति जो कि रिलेशन में आ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन पर्सन्स में आ चुके हैं, जो कि एग्री करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में। इसी को बोला गया है कि जो व्यक्ति एंटर कर जाएंगे पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ, तो उसको आपको इंडिविजुअली उसको पार्टनर कहोगे। अब उसको इंडिविजुअली क्या कहोगे? पार्टनर। और कलेक्टिवली क्या कहोगे? लिखिए, तथा इन्हें सामूहिक रूप से फर्म कहेंगे, तथा इसे सामूहिक रूप से फर्म कहा जाएगा, तथा इन्हें सामूहिक रूप से फर्म कहा जाएगा। एंड कलेक्टिवली इट कॉल्ड एज फर्म, एंड कलेक्टिवली इट कॉल्ड एज ए फर्म, फर्म कहा जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है, जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है वो फर्म नाम कहलाएगा। जिस नाम से उनका कारोबार चलाया जाता है, अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, अंडर विच, पैराग्राफ में लिखना, अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, इट इज कॉल्ड फर्म नेम, इट इज कॉल्ड फर्म नेम, इट इज कॉल्ड फर्म नेम, इट इज कॉल्ड फर्म नेम। हम लोगों ने बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल समझा। सपोज कीजिए ए, बी और सी, ये एक 3 पार्टनर थे, ठीक है ना सर। तो इनका पार्टनरशिप का नाम कुछ और भी हो सकता है, ठीक है सर। जैसे मान लीजिए रमेश, सुरेश और महेश, ये तीनों एक पार्टनरशिप फर्म में एंटर करते हैं। तो हो सकता है इनके जो पार्टनरशिप फर्म का नाम हो वो हो सकता है ना RSM ग्रुप। क्या हो सकता है? अरे हो सकता है ना, नहीं हो सकता? RSM ग्रुप। तो पार्टनरशिप फर्म का नाम ये भी हो सकता है RSM ग्रुप। रमेश, सुरेश और महेश ने तीनों ने पार्टनरशिप में एंटर किया है। R से बनता है रमेश, S से बनता है सुरेश, M से बनता है महेश। तो ऐसा कहने का मतलब ये है कि ये समझ लीजिए, तुम पार्टनरशिप फर्म में जब कभी भी कोई व्यक्ति एग्री होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, या फिर कोई व्यक्ति किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है, आप इंडिविजुअली उसको पार्टनर कहोगे, ठीक है। कलेक्टिवली, सही, सामूहिक रूप से हम इसको फर्म कहेंगे, कलेक्टिवली वी कॉल्ड दिस फर्म। और जिससे उसका नाम कैरिड होता है उसको कहते हैं फर्म नेम। तो फर्म का नाम RSM ग्रुप हो सकता है। समझ में आई डेफिनेशन? एक क्वेश्चन लिखिए, पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय, ये मल्टीपल जुडिशरी एग्जाम्स में आया है सर, मल्टीपल जुडिशरी एग्जाम्स में आया हुआ है। पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस, पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। एक्सप्लेन। भागीदारी प्राय स्थिति से सृष्ट नहीं होगी, भागीदारी प्राय स्थिति से सृष्ट नहीं होगी। समझाइए। ऐसा है, यहां पर जो शब्द है ना पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय, इसको बोले ना प्रायस्थिति। अभी क्या होता है सर, स्टेटस प्रायस्थिति क्या होता है ये समझिए थोड़ा सा। मल्टीपल जुडिशरी में सवाल पूछा गया है, बीट बिहार, यूपी, राजस्थान, GJS, MP, ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस के अंदर। अब इस बार RJS का एग्जाम है, मैं तो ये क्वेश्चन, अभी इसकी क्लास नहीं हुई है पार्टनरशिप की, तो भी मैं इसका आपको ये सवाल बताऊंगा। अभी होगी इन बच्चों की क्लास, अभी मैं उनको यही सवाल रिकमेंड करूंगा कि क्या है ये चीज, मैं उसको यही चीज रिकमेंड करूंगा। होता क्या चीज है, पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट्स का क्या मतलब होता है? सर जो पार्टनरशिप होती है ये बाय बर्थ नहीं होती सर, ये आपको जन्म से ही प्राप्त नहीं होगी। जैसे आज 3 पार्टनर थे ABC, ठीक है। इनका एनुअली टर्नओवर था 100 करोड़ रुपए, मतलब 100 करोड़ रुपए साल के आते हैं इस फर्म को। कल को इसकी डेथ हो गई और इसका बेटा है D, तो ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं हो जाएगा फर्म में। बात समझ में आई? ऑटोमेटिकली ज्वाइन नहीं हो जाएगा, ठीक है ना सर। पार्टनर की डेथ होती है तो उसके अलग प्रोविजन है कि टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे होता है, कि जो भागीदारी वो समाप्त कैसे होती है, वो डेथ ऑफ पार्टनर पे भी होती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ तुम जिस परिवार में पैदा हो गए, जरूरी है कि राजा का बेटा ही राजा बने, ये वाली बात है। यहाँ पर तुमको पार्टनर बनने का है, तो पार्टनर बनने का सिर्फ एक तरीका है, वो है कॉन्ट्रैक्ट। तुमको पार्टनर बनना है, पार्टनरशिप इज ओनली क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। केवल संविदा के माध्यम से भागीदारी में आ सकते हो, क्योंकि आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ा कि जहां पर पर्सन एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट, हमने पढ़ा, या व्यक्ति करार करते हैं कि वो लाभ का अंश ले सके।
तो कहने का मतलब क्या है सर, कहने का तात्पर्य समझिए, कहने का बेसिक सेंस ही समझिए, तुमको बाय बर्थ कोई राइट नहीं मिलेगा पार्टनरशिप में। तुमको पार्टनर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम ए पार्टनर यू हैव टू बी ओनली बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं कि उसके उसके आप सन थे, अब उसके वो हो, ठीक है ना सर, ये आपको स्टेटस नहीं देगा पार्टनर बनने का। पार्टनर बनने का है तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उससे, फिर आपको एंटर करना है पार्टनरशिप में। बात समझ में आई? इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे अब मैं एक्सेप्शन की बात करता हूं, इसके ये मेंस में सवाल आता है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप, है ना, थोड़ा सा इसको लिखिए। थोड़ा सा मैं लिखवाता हूं आपको। अच्छा देखिए, पार्टनरशिप इज वेरी इजी एक्ट, फंडामेंटल एक्ट होते हैं ना, उस एक्ट में है ये। लेकिन वही बात है कि सर पकड़ के चलने पड़ेंगे कंसेप्ट, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर वो किया ना तो फिर दिक्कत आएगी सर, ठीक है। पार्टनरशिप में दिक्कत यहाँ पे आती है कि आप थोड़ा सा भी इधर उधर जाते हैं या आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर घूमता है तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, ठीक है सर। लिखिए, लिखिए पार्टनरशिप, सवाल लिखवा दिया था मैंने, सेक्शन 5 डाल के लिखिए, सेक्शन 5 है इसका आंसर में, सेक्शन 5 आएगा इसका। लिखिए, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप is only arises out of a contract, is only arises out of a contract। भागीदारी, भागीदारी का संबंध केवल, भागीदारी का संबंध केवल भागीदारी का संबंध केवल केवल सविता द्वारा उत्पन्न हो सकता है, केवल सविता द्वारा उत्पन्न हो सकता है, केवल सविता द्वारा उत्पन्न हो सकता है। And it cannot arises, and it cannot arises out of a status, and it cannot arises out of a status। ये प्राय स्थिति से, ये प्राय स्थिति से कभी उद्भुत नहीं होगा, ये कभी प्राय स्थिति से कभी उद्भुत उद्भुत नहीं होगा। यहाँ here here status means, here status means, here status means, here status means, here status means by birth, here status mean by birth, by birth, or from any, or from any, or from any marital relationship, or from any marital relationship। यहाँ प्रायश्चित से तात्पर्य है कि, यहाँ प्रायश्चित से तात्पर्य है कि, यहाँ प्रायश्चित से तात्पर्य है कि यहाँ प्रायश्चित से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को भागीदार, किसी व्यक्ति को भागीदार, किसी व्यक्ति को भागीदार किसी विशिष्ट स्थान में जन्म लेने के कारण, किसी विशिष्ट स्थान में जन्म लेने के कारण, किसी विशिष्ट स्थान में जन्म लेने के कारण, या वैवाहिक नातेदारी में, वैवाहिक नातेदारी में भागीदार के तौर पर नहीं जोड़ा जाएगा, वैवाहिक नातेदारी में भागीदार के तौर पर नहीं जोड़ा जाएगा, वैवाहिक नातेदार में भागीदार के तौर पर नहीं जोड़ा जाएगा। It means that the partnership cannot be created, it means that the partnership cannot be created, it means that the partnership, it means that the partnership cannot be created only basis of birth in a particular family, only basis of birth in a particular family, birth in a particular family, or through a marital relationship, 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 और थ्रू ए मैरिटल रिलेशनशिप। कल को मान लीजिए बी की शादी होती है, ये बोलता है कि मेरी पत्नी है ई, इसको भी पार्टनर बना दो, ऐसा थोड़ी होगा। समझ में आ रही है?
सिर्फ तुमको भी ये बोला कि तुम्हें शादी हो गई तब मेरे को इसकी मेरी मेरी वाइफ या पार्टनर होनी चाहिए। हो सकता है ना एक पार्टनर विरोध कर दे, नहीं नहीं नहीं, वाइफ को इन्वॉल्व करेंगे तो झगड़े हो जाएंगे पार्टनरशिप में। हो सकता है ना यार, सबकी सोच हो कि जहाँ पे औरत आ जाए तो फिर वो झगड़ा करा दे। अभी पार्टनरशिप आंधी चल रही है, इनको कोई ओल्ड एंटिटी में जोड़ने को बोलो, अपने इस फर्म में मत जुड़ो। क्या पता कोई आदमी सिर्फ उसके विचार हो, सबके अपने अपने विचार है, बट मेरे विचार में अगर पूछा जाए ना तो वुमन से अच्छा मैनेज कोई नहीं करता। महिलाएं मैनेजमेंट में बहुत अच्छी होती है। मैंने एक चीज देखी है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट में मैंने काम किया, तो मैंने एक चीज देखी हमेशा वहां पर कि महिलाओं को, कोई महिला अगर किसी पद पर पहुंच जाएगी ना तो जलने वाले बहुत हैं। देयर इज ए स्पेसिफिक थिंकिंग कुछ लोगों की होती है कि हम महिला आगे कैसे बढ़ गई, ये महिला उस पद पर कैसे पहुंच गई। बहुत जलते हैं, बहुत बहुत जलन है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, वो कुछ समझते नहीं। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो मेल सुपरमेसी है ना, वो उनके दिमाग पर इतनी हावी है, वो नहीं चाहते ही नहीं कि यार मेरे समान पद पर महिला कैसे बैठ गई, या मैं महिला का हुक्म कैसे सुनूं। बहुत से लोगों के अंदर ये होता है। बहुत से लोग, बहुत सारे, मतलब आप 70% लोगों के अंदर मान लो, 20% छोड़ दो, 70% लोगों के अंदर ये कि यार ये समान पद पर कैसे आ गई, ये मेरे से ऊपर कैसे पहुंच गई। ये चीज थोड़ी देखनी पड़ती है। इसीलिए तो फिर पोस्ट लेके आए। इसलिए क्या लेके आए, पोस्ट क्यों आया, पोस्ट इसलिए तो आया। पोस्ट में यही तो होता है ना, जरूरी है क्या कि आपको जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो हो रहा है, वो सेक्सुअल हरेसमेंट का मतलब ये हो सकता है कि हरेसमेंट मतलब ये नहीं कि आप हॉस्टल एनवायरनमेंट तैयार कर रखते हो, उसके आसपास इतना टेंशन उसको दे रहे हो आप। डाल दी एक पोस्ट कंप्लेन तो भगा देंगे उसको, वहां से ट्रांसफर होता है फिर सीधा। पोस्ट में क्या होता है, उस ऑफिस में दिखेगा नहीं तू, उसका बैन हो जाता है कि इस ऑफिस के आसपास भटकना भी नहीं, चलो उधर निकल। तो ऐसा होता है। लेकिन महिलाओं का ऐसा सीन है कि पार्टनरशिप में क्या पता किसी की सोच ऐसी हो कि नहीं यार अभी धंधा सही चल रहा है, बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करें। आप सिर्फ पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं आएगी, चाहे वो बाय बर्थ हो, चाहे वो बाय मैरिज हो, ठीक है सर, चाहे बाय बर्थ हो। अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, फॉलोइंग्स आर नॉट पार्टनर्स, फॉलोइंग्स आर नॉट पार्टनर्स, निम्नलिखित भागीदार नहीं माने जाएंगे, निम्नलिखित भागीदार नहीं माने जाएंगे, निम्नलिखित भागीदार नहीं माने जाएंगे। फॉलोइंग्स आर नॉट पार्टनर। पॉइंट नंबर ए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसे ना, मेंबर्स ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य, हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य सदस्य members of a Hindu undivided family, carrying on a family business, carrying on a family business, carrying on a family business, हिंदू अविभक्त कुटुंब के सदस्य जो उस हैसियत से, जो उस हैसियत से कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं, कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं, कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं, कौटुंबिक कारोबार चलाते हैं। दोनों मतलब समझाऊंगा अभी मैं आपको ना, एचयूएफ क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, ये भी समझाऊंगा अभी मैं। सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए, बर्मीज बुद्धिस्ट, लिखिए बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ केयरिंग ऑन बिजनेस, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ केयरिंग बिजनेस। बर्मी बौद्ध और पत्नी, बर्मी बौद्ध और पत्नी जो उस हैसियत से कारोबार चलाते हैं, जो उस हैसियत से कारोबार चलाते हैं। बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ केयरिंग ऑन बिजनेस, केयरिंग ऑन बिजनेस, केयरिंग ऑन बिजनेस। समझने की कोशिश करना सर, लोक इंटेंशन क्या है, ऐसा है सर। एक वर्ड है एचयूएफ, बहुत बेनिफिट है इसको, टैक्सेशन में बहुत बेनिफिट होता है सर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रैंडफादर है, फादर है, ग्रैंडफादर के भी है ना, जैसे फादर ब्रदर, फादर ब्रदर, ग्रैंडफादर, तीन बेटे हैं, फादर, फादर ब्रदर, बड़े भाई और छोटे भाई, ठीक है। फिर इनके भी दो तीन बेटे हैं, फिर इनके भी दो तीन बेटे हैं, इनके भी दो तीन बेटे हैं। हो सकता है ना कि दादाजी ने एक नींव रखी हो, उसका नाम रखा हो जोधपुर मिष्ठान भंडार, क्या नाम रखा हो दुकान का। अब जितने भी बेटे पैदा हुए,
वो सब तरफ फैलते गए। ये भाई गया बॉम्बे, कहाँ गया, मुंबई। ये भाई गया दिल्ली, दिल्ली में जितने भी जोधपुर मिष्ठान भंडार सब इसी के हैं। ये भाई गया कोलकाता, फिर इसके जो सो इन सो फोर बेटे हैं वो हर शहर में फैलते गए और अपनी एक चेन बनाई। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले जितने भी बिजनेस कर रहे हैं ना सर, ये परिवार पूरा साथ है, ये पूरा परिवार जो भी बिजनेस करता है ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभक्त कुटुंब। ये जो बिजनेस करते हैं कल को ये नहीं बोल सकता कि आई एम द पार्टनर। कल को ये जो शब्द है पार्टनर ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितना भी प्रॉफिट होता है वो जाता है सीधा दादाजी के पास। क्योंकि दादाजी कौन है, अरे दादाजी जो इसमें है, दादाजी जो इस पूरे सिनारियो में है, दादाजी से कर्ता, इसको क्या बोलेंगे, कर्ता। कर्ता कौन होता है सर, कर्ता इज द मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी। कौन है, मैनेजर ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसे मैनेज करनी है, एक्सपेंशन कैसे करना है, ये करना है ना समझ में ही। हो सकता है ना कि कर्ता सबको 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देता हो सैलरी के, जितना भी पैसा आएगा वो सब दादाजी के पास जाएगा। घर में मान लीजिए इसकी बेटी की शादी आ गई, इनकी एक डॉटर है, उनकी शादी है, तो जितना भी पैसा खर्च करना है वो कौन करेगा, कर्ता करेगा। तो कर्ता है मैनेजर, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, ये पार्टनर नहीं है, ये पार्टनर नहीं है। दूसरा बर्मीज बुद्धिस्ट। बर्मीज बुद्धिस्ट कौन होते हैं सर, देखो सर बाकी हस्बैंड वाइफ होगा उनका काम चलेगा, बाकी हस्बैंड और देखे नॉर्मल, मान लीजिए नॉर्मल हिंदू हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है कि दोनों पार्टनरशिप में हो, हस्बैंड वाइफ भी पार्टनरशिप में हो सकता है। हिंदू लॉज में हस्बैंड वाइफ पार्टनरशिप में हो सकते हैं, लेकिन बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ ये कभी पार्टनरशिप में नहीं है। बिल्कुल याद रखिए, बर्मीज बुद्धिस्ट कौन होते हैं, जो बर्मा से जो बुद्ध आए हुए हैं, जो बर्मा साइड के जो होते हैं ना, बर्मीज बुद्धिस्ट कहलाते हैं। नहीं तो बर्मीज बुद्धिस्ट, ठीक है ना, बर्मी बुद्ध बौद्ध पति पत्नी, बर्मी बौद्ध पति पत्नी। अरे बर्मा में बौद्ध हैं, बर्मा में कौन है, बर्मा मतलब म्यांमार, अभी रोहिंग्या को भगाया ना इन सब लोगों ने, बुद्धिस्ट थे सारे। म्यांमार में कौन है, बुद्ध है, उन्होंने रोहिंग्या को भगा दिया सबको। रोहिंग्या ने क्या किया, वो करते थे लोग, रेप वेप कर दिया और ऐसे कर दिया, तो उनको फिर पसंद नहीं आया, उनको भगाया फिर सबको। किसने भगाया, बुद्धिस्ट लोगों ने भगाया, जबकि बुद्धिस्ट तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। सोचो उन लोगों ने भी त्राहिमाम खा के भगा दिया इनको। फिर वो बांग्लादेश आए और बांग्लादेश से बंगाल में एंटर हो गए, इंडिया में आ गए, पकड़े ना, रोहिंग्या पकड़ लेते हैं ये लोग। ये सब बर्मी बुद्धिस्ट है, बर्मी बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ करेंगे। अब बर्मी बुद्धिस्ट अपने यहाँ है नहीं, लेकिन ये एक्ट आजादी के पहले का बना हुआ है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड सुन लीजिए इस एक्ट का। देखो सर ऐसा था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब आया तो ये टेक्निकली था कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। इसमें क्या हुआ, एक सर हुए, वो गवर्नर जनरल थे, वो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था ब्रोजेंद्र लाल मिट्टर। क्या नाम था उनका, ब्रोजेंद्र लाल मिट्टर। ये ब्रोजेंद्र लाल मिट्टर साहब हुए, इन्होंने बोला कि यार एक लॉ बनाया जाए। ये थे बार-8 लॉ मेंबर थे काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल के काउंसिल थे ये बार-8 लॉ एडवोकेट साहब थे। इन्होंने बोला कि यार हम क्या करते हैं, एक कमिटी बनाते हैं और एक कमिटी बना के उसके अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनरशिप को अलग करेंगे और पार्टनरशिप पे एक सेपरेट लॉ बनाएंगे। इन्होंने 3 लोग अपॉइंट किए। पहला था सर दिनशाह फरदून जी मुल्ला, सर दिनशाह फरदून जी जो मुल्ला थे, ये जो साहब थे ये एडवोकेट हुआ करते थे बॉम्बे में। दूसरे मेंबर इन्होंने जो बनाए, आप सोचिए ये बर्मीज बुद्धिस्ट कहां से आया, उसका मतलब बता रहा हूं मैं आपको। दूसरे साहब जो थे उनका नाम था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, नाम था मिस्टर। ये थे भैया मद्रास के। जो थर्ड आदमी इसके अंदर अपॉइंट हुए थे वो हुए थे मिस्टर आर्थर एगर।
आर्थर एगर। ये मिस्टर आर्थर एगर ये रंगून के थे सर। कहां के थे? रंगून। रंगून कौन सा शहर है सर आज के जमाने में? आज के जमाने में रंगून कौन सा शहर है? नहीं है? गाना नहीं सुना तुमने, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, नहीं सुना क्या तुमने? रंगून कौन सा शहर है आज? रंगून कौन सा शहर है? अरे सर म्यांमार, बर्मा, ये रंगून है। बात समझ में आई? तो बर्मीज बुद्धिस्ट कहां से आए? क्योंकि एक मेंबर था जिसने बोला कि यार ये हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना हमारे वहां के, हमारे हस्बैंड वाइफ जो है ट्रेडिशनली वो बिजनेस भी साथ करते हैं ना, तो वो उनको हम पार्टनर नहीं कहते, वो दोनों एक यूनिट मानते हैं उनको। हमारे लोकल लोग ये कहता है कि वो दोनों एक यूनिट है। तो हमारे इधर बोला इन्होंने, अय्यर साहब जो थे इन्होंने मद्रास में, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक ऐसी चीज है कि जो फैमिली बिजनेस चलता है वो भी हमारा एक यूनिट है, उसको भी पार्टनर नहीं मानते हम लोग। तो यहां से वो स्टेटस आया। इसलिए उन्होंने लिखा कि पार्टनरशिप कभी भी स्टेटस से अराइज नहीं होती है, ये किससे अराइज होती है? कॉन्ट्रैक्ट से। समझ में आ गई? ये रंगून से थे सर ये मेंबर जो थे। इन लोगों की कमेटी बैठी चारों की, ये हेड थे उसके, इन लोगों ने कमेटी बना के पार्टनरशिप एक्ट इन लोगों ने बनाया 1932 का पार्टनरशिप एक्ट इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। ये 3 लोगों की कमेटी थी। तुमको रंगून कहां से आया? तो हमेशा याद रहेगा ना कि बर्मीज बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट नहीं, कौन से बुद्धिस्ट हैं? बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर केयरिंग ऑन द बिजनेस। दूसरा, अब हमारा फिर एचयूएफ तो है ही हमारा। एचयूएफ में कोई भी अगर मेंबर फैमिली मेंबर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो फिर वो हम पार्टनरशिप उनको पार्टनर नहीं मानेंगे, हम उनको पार्टनर नहीं मानते। कल को ऐसे थोड़ी ना कि एक जोधपुर मिष्ठान भंडार वाला बोल दे उठ के आके कि मैं पार्टनर हूं। नहीं, तू पार्टनर नहीं है, तो तुम्हारे जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हो तुम ये सारा। अरे समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों? अब रिप्लाई चाहिए, अभी रिप्लाई मांगता है अपन को। बेसिकली पार्टनरशिप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना। तुमको ऐसा लगने लगा पार्टनरशिप बोरिंग है। अबे तुम क्रिमिनल पढ़ के निकले, उतने महीनों से हम बीएनएसएस पढ़ रहे थे, 3-4 महीने लिए हमने। कितने लिए बीएनएसएस में? 3 महीने लिया इनफैक्ट। 4 महीने लिए होंगे, 90 क्लासेस तो ऑलमोस्ट हो गई ना, फिर सैटरडे संडे भी तो काउंट करो। ऑलमोस्ट 4 महीने लिए हमने बीएनएसएस को। पर ठीक है, 90 क्लासेस 120 दिन में अगर आप 90 क्लासेस ले रहे हो तो ठीक है, ज्यादा छुट्टियां काम आ रही है इसमें। बहुत लंबी छुट्टियां तुम्हारी नहीं, 2-5 दिन की छुट्टी आई होगी शायद। वो एग्जाम के टाइम से 10 दिन का ऑफ दिया था मैंने, हाँ 10-11 दिन का। वो एक नहीं होता तो फिर और जल्दी हो जाता काम। केस लिखिए, प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार। प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार। प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, 1985 सुप्रीम कोर्ट। वैसे यहां तक लिखा के छोड़ूंगा, फिर हम 100 का स्टार्ट करेंगे। लिखिए इसमें, एंट्रस्टमेंट ऑफ स्त्रीधन, एंट्रस्टमेंट ऑफ स्त्रीधन प्रॉपर्टी, एंट्रस्टमेंट ऑफ स्त्रीधन प्रॉपर्टी टू हस्बैंड does not amount to partnership, does not amount to partnership. Entrustment of स्त्रीधन property to husband, entrustment of स्त्रीधन property to husband does not amount to partnership. पति को स्त्रीधन सौंपना, पति को स्त्रीधन सौंपना, पति को स्त्रीधन सौंपना भागीदारी नहीं कहलाएगा, भागीदारी नहीं कहलाएगा, भागीदारी नहीं कहलाएगा। Whether there is a juristic status of partnership, whether there is a juristic status of partnership firm, whether there is a juristic status of partnership firm, क्या क्या भागीदारी फर्म, क्या भागीदारी फर्म, क्या भागीदारी फर्म का, क्या भागीदारी फर्म का विधि शास्त्रीय प्रायस्थिति होती है? क्या भागीदारी फर्म का विधि शास्त्रीय प्रायस्थिति होती है?
ज्यूरिस्टिक स्टेटस होता ही नहीं होता इसका, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है सर। क्योंकि देखिए ऐसा है कि फर्म कोई लीगल पर्सन नहीं है। देखिए ऐसा है, देखिए जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे फर्म जो है वो कोई लीगल पर्सन नहीं है। जैसे कंपनी हो गई, हमारी कंपनी जो होती है, अभी लीगल फर्म क्या होता है, लीगल एंटिटी क्या होती है, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। जैसे कंपनी अपने नाम पे केस कर देती है, जैसे आपने सोलोमन वर्सेस सोलोमन पढ़ा हुआ, इधर इज केस इन कंपनी लो, कंपनी लो में केस आता है, कल इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाऊंगा टॉपिक के, ठीक है ना। अब ज्यादा बहुत, आप देखो 7-8 सेक्शन पे में से पहुंच गए, कुछ नहीं है इसमें, छोटे छोटे सेक्शन हैं, 70 सेक्शन है, ज्यादा दिखा रखे हैं बड़े बड़े, खींचेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, कुछ नहीं है सर। तो समझने का काम है, इसलिए आप सो का करते हैं थोड़ी देर में, क्या करते हैं, सो का, सेल्स ऑफ गुड्स सेक्टर। 5-10 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, ज्यादा नहीं, 5 मिनट में आ रहा हूँ वापस।